हाय, दिस इज एक एनर्जी मेरे चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस जाते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। आप चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, चाहे आप प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। और आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10वां, जिसका नाम है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप आराम से जाके देख सकते हो। और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए चालू करते हैं। बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? चलिए, तो आपको पता है देश में ना कई बार आपने सुना होगा महंगाई हो रही है, या फिर कई बार आपने सुना होगा मंदी हो रही है। तो देश में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ना एक तरीका अपनाती है। तो किसको? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो तरीका अपनाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है, वो तरीका होता है जिससे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। और वही सेम अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को अगर आना पड़े, आरबीआई कंट्रोल करे अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, तो जिस तरीके से करेगी उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई किस तरीके से, किस मेथड की हेल्प से वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है या फिर अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंफर्म करती है। सिंपल सर, इतना। चलिए आज उसी टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बात आती है गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का गोल क्या है? आरबीआई क्यों कंट्रोल करना चाहती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को? सिंपल सर। चलिए बात क्या आती है कि गवर्नमेंट के ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है पार्लियामेंट में जीतने के बाद, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली सबसे बड़े जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली वो 5 होते हैं। क्या? एक तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ क्या बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर बनना। ठीक है जी। और आखिरी जो 5वां डिफरेंस वो आता है, क्या बोलते हैं गोल, वो आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से एलोकेशन करना। ये 5 गोल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के जब भी वो अपनी सत्ता में आती है। ठीक है जी। चलिए अब इसमें से सबसे जो मेन 2 गोल है ना, उनको फुलफिल करने के लिए आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। वो 2 गोल कौन से हैं? सबसे पहला गोल आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हर इकोनॉमी चाहती है कि वो क्या करे? ग्रोथ करे। अब ग्रोथ करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी पे थोड़ा सा कंट्रोल तो बनाना पड़ेगा। तो बैंक तो वहां पे हेल्प करते हैं, लेकिन उन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए ही क्या बनाया गया था? आरबीआई बनाया गया था। आरबीआई ऐसे टूल्स लेके आती है जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कर पाए? ग्रोथ कर पाए। सिंपल। जिससे गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इन मेथड का यूज करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए मतलब आपने सुना है कि कई बार देश में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी ना, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो कभी देश में डिफ्लेशन होता है, मंदी आती है, कभी देश के अंदर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई आती है। और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता कि उसको महंगाई और मंदी का सामना करना पड़े। इसलिए हर देश कहां पे चाहता है कि वो स्टेबल रहे, कहां पे रहे? ट्रेंड में रहे। सिंपल से इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसीलिए हम क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं। आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। सिंपल से इतना। चलिए अब मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किस तरीके से किया जाता है वो पढ़ेंगे किसी अगले चैप्टर में या फिर किसी और चैप्टर में, क्योंकि वो टॉपिक इसमें नहीं है। यहाँ पे हम खाली करने वाले हैं कि वो टूल्स कौन से हैं जिससे मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं करेक्ट किया जाता है, या फिर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाती है। शुक्र है। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आज का होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आगे चले। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है? कुछ गिने चुने टूल हैं, बस मैं उनके बारे में समझाना चाहूंगा। बस उसको समझते के साथ ही आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। सिंपल सर। चलिए ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बस आपको डेफिनेशन समझनी है, इन सब टॉपिक के बारे में समझना है कि टॉपिक कैसे है और ये किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। चलिए जी। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले आते हैं 2 तरह के टूल। एक होते हैं क्वालिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसको आरबीआई जो है वो नंबर्स की फॉर्म में चेंजेस कर सकती है जिसके अंदर, उसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल। और जिसके अंदर नंबर्स के अंदर चेंजेस नहीं की जा सकते उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल।
ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे सब पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR, अगला LRR, उसके बाद बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये सब वो टूल है जिसको नंबर्स की फॉर्म में आरबीआई जो है वो चेंज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। अगले वो टूल आते हैं जिसको नंबर्स की फॉर्म में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट। साथ ही में अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। साथ ही में आता है मोरल सुएशन। ठीक है जी। तो ये टूल वो टूल है जिसको नंबर्स की फॉर्म में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इससे स्टेबिलिटी कैसे आती है, बस वो धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं क्वांटिटेटिव टूल से, जिसमें सबसे पहला टूल आता है हमारे पास CRR, SLR और LRR। अब ये क्या बला है देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है CRR, अगला SLR और अगला LRR। अब समझिए, इन टॉपिक्स को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको समझना है। क्या आपको पता होगा, कभी भी अगर आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं और आपने सोचा क्यों ना इस पैसे को कहां पे डिपॉजिट कर दिया जाए, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाए, सिंपल। तो क्या बैंक वाले वो पूरे 1000 रुपए जो आप जमा करते हो बैंक में, क्या वो अपनी जेब में रख के बैठे होते हैं? नहीं जी भैया, वो तो केवल अपने पास थोड़े पैसे रखते होंगे, बाकी ज्यादातर पैसा वो क्या कर देते हैं, पब्लिक को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। बस जो पैसा बैंक वालों ने अपने पास रखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। क्या बोलते हैं इसे, रिजर्व। सिंपल, उसी को क्या बोलते हैं, रिजर्व। अब ये जो रिजर्व है ये किस तरीके का रिजर्व है, इसी रिजर्व को बोला जाता है LRR। LRR का मतलब क्या होता है, LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है आगे समझाऊंगा। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब होता है वो पैसा जो बैंक वालों ने अपने पास रखा। सिंपल इतना। अब समझिए, क्या बैंक में केवल 1000 ही रुपए जमा होते हैं? नहीं भैया, करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बैंक में 1000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। तो क्या बैंक वाले अपने पास खाली 100 रखते हैं? नहीं भैया, करोड़ों में ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक वाले अपने पास 100 करोड़ रुपए रखते हैं। अब ये अमाउंट छोटा तो नहीं है, अमाउंट बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा है कि अपने पास पैसा रखना रिस्क होता है, इसलिए बैंक वालों को इस पैसे को डिवाइड करना पड़ता है। तो वो डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। मान लेते हैं 50 करोड़ अलग और 50 करोड़ अलग, सिंपल। अभी ये जो 50 करोड़ वाला पार्ट है ये बोला जाता है CRR। क्या बोला जाता है, CRR। और ये 50 करोड़ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं SLR। अब भैया ये SLR और CRR क्या है? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भैया, ये डिपॉजिट का ही एक पार्ट है जो कि कमर्शियल बैंकों ने किसके पास भिजवा दिया है, आरबीआई के पास। क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा, रिस्क वाली बात है, इसलिए तो इन्होंने दो पार्ट किए। तो ये जो पहला वाला पार्ट है CRR वाला पार्ट, ये पैसा ये किसके पास भिजवा देते हैं, आरबीआई के पास। और ये जो SLR वाला पार्ट है ये वो अपने पास ही रखते हैं, खुद के पास रखते हैं, सेल्फ के पास रखते हैं। सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। उसे बोलते हैं SLR। तो SLR का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी, यहीं पे लिख देता हूं मिटोगे, लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, ये वो पार्ट होता है डिपॉजिट का जिसे कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखा है रिजर्व की फॉर्म में। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। अच्छा, वैसे इनका रेट देखा जाए तो फिर अभी मेरे को रेट थोड़ा याद नहीं है, जितना मेरे को पुराना याद है मैं वही लिख देता हूँ। जो CRR का जो रेट है वो है 0.5%, यानी जितना भी पैसा जमा होगा, डिपॉजिट होगा, उसका 0.5% जो है वो आरबीआई के पास भेजना पड़ेगा। और SLR का जो रेट है वो है 4.5%, जो जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका 4.5% बैंक वालों को अपने पास रखना पड़ता है। ये इनका ऑफिशियल रेट है। फिलहाल आगे चलते हैं। अब बात आती है इनकी डेफिनेशंस क्या बनेगी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस है, मैं बोल देता हूं, आप एक बार फटाफट से नोट करना। CRR क्या है, डिपॉजिट का ही एक पार्ट है जिसको कमर्शियल बैंक्स ने किसके पास भेजा है, आरबीआई के पास भेजा है। तो आप बोलोगे इट इज ए पार्ट ऑफ डिपॉजिट। CRR क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच इज रिजर्व्ड बाय कमर्शियल बैंक एट आरबीआई। आरबीआई के पास जिसको रिजर्व किया जाता है उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, CRR। सेम वैसे ही SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको बोलते हैं वो पैसा जो बैंक वालों ने अपने पास रखा है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज ए पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच इज रिजर्व्ड बाय कमर्शियल बैंक एट इटसेल्फ। जो पैसा इन्होंने अपने पास ही रख लिया उसी को क्या बोलेंगे हम, SLR। सिंपल सर। चलिए अगला आता है LRR। LRR क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि क्या होता है, इसी को तो आगे जान के दो पार्ट में तोड़ा जाता है। यानी अगर आप इन दोनों को सम कर दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा,
LRR, तो ये क्या है LRR, इट इज अ सम ऑफ CRR एंड SLR, या फिर आप कह सकते हो इट इंक्लूड्स, LRR क्या होता है, इट इंक्लूड्स CRR एंड SLR। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपके 3 टॉपिक खत्म करवा दिए मैंने, कौन कौन से, CRR, SLR और LRR। आगे चालू करते हैं, टॉपिक का नाम आता है बैंक रेट और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सिंपल से, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी श्योर है, चलो भाई। तो टॉपिक का नाम आता है अब बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या बोला है भैया, इसे बोलते हैं भाई बैंक रेट, दूसरा होता है रेपो रेट और लास्ट तीसरा रिवर्स रेपो रेट। अब सुनिए मतलब क्या इनका, इनका मतलब क्या है सर, कभी आपने कभी किसी से पैसा उधार लिया है? हाँ जी भैया बहुत बार लिया। जब आप किसी से भी पैसा उधार लेते हो तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है ना जी, बहुत अच्छे। तो अगर आप बैंक से पैसा उधार लेते हो तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत अच्छे। यानी कि मान लो ये है बैंक और ये हो आप, आपने अगर बैंक से लिया लोन तो बदले में आप उनको क्या दोगे, आप दोगे इंटरेस्ट, कितना परसेंट, 10%, 20%, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, है ना। और ये जो रेट है ना 10%, 20%, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं इसे, इंटरेस्ट रेट, सिंपल। चलिए, अच्छा क्या बैंक वालों को जरूरत नहीं पड़ती होगी पैसों की? हाँ जी बिल्कुल पड़ती होगी बैंक वालों को जरूरत पैसों की। तो बैंक वाले कहां से लोन लेते हैं जी, बैंक वाले लोन लेते हैं RBI से। तो RBI से लोन कौन लेता है, बैंक। तो अगर RBI बैंक वालों को लोन देगी तो क्या बदले में वो इंटरेस्ट नहीं मांगेगी? हाँ जी वो भी मांगेगी इंटरेस्ट, 10%, 20%, है ना। चलिए, अब जब RBI लोन पे इंटरेस्ट मांगेगी उस रेट को क्या बोलेंगे, उस रेट को बोला जाता है या तो बैंक रेट या फिर बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, क्या मतलब एक ही तो नाम होगा ना, दो नाम कहां से आगे? हाँ जी यहाँ पे दो नाम है, या तो आप उसको बोल सकते हैं बैंक रेट या फिर आप बोल सकते हैं रेपो रेट, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात है। कह रहा फिर दो दो जगह क्यों छुड़वाई आपने, इतनी टाइम वेस्ट करवाया आपने। हाँ जी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो बताता हूँ कैसे क्या डिफरेंस है इसमें। बस इतना ही डिफरेंस है, जैसे मैं अपने आप को शीशे में दिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम सेम जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा वो शीशे वाला दिख रहा है। ओ वाओ कितना क्यूट है ना भाई। हाँ जी, बस थोड़ा सा फर्क है, क्या, मेरा दाहिना हाथ उसका उल्टा हाथ होता है, मतलब मेरा दायां हाथ उसका बायां हाथ होता है, सिंपल, बढ़िया, क्योंकि उल्टे होते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा ही इनमें भी फर्क है, उल्टे का फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस खाली। अब ये क्या है चीज है वो बताता हूँ, लेकिन उसको करने से पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं। तो क्या होती है सर बैंक रेट और रेपो रेट? बैंक रेट और रेपो रेट कुछ नहीं है, एक रेट है, ये क्या है, रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक वाले RBI से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो बस अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, आप बोलोगे इट इज ए रेट एट विच RBI provides loan to commercial bank। ये क्या है, एक ऐसी रेट जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। सिंपल सर, सेम डेफिनेशन आपको यहां पे भी उतारनी है, पूरी की पूरी सेम, कोई चेंजेस नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है जी। बस जो मैंने छोटा सा डिफरेंस बोला वो डिफरेंस क्या है सुनिए, लोन होते हैं दो तरह के, एक होते हैं शॉर्ट टर्म लोन, एक होते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तो अगर आप लंबे समय के लिए लोन ले रहे हो तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट रखता है ना उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट अगर कोई बोले तो उसका मतलब समझ जाना कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जा रहा है। तो बस ये जो होता है ना, ये होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और ये जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको बोलते हैं हम क्या, रेपो रेट। तो ये होता है फॉर शॉर्ट टर्म। तो अगर आप छोटे समय के लिए लोन लोगे उसे क्या बोलेंगे हम, रेपो रेट। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कई बार आपके एग्जाम्स में यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस बताइए, तो मैं लिख देता हूँ छोटा सा डिफरेंस, बस खाली बैंक रेट और रेपो रेट का। चलिए, तो पहली चीज आप आराम से कर सकते हो इनमें, तो एक तो डेफिनेशन अभी अभी लिखवाइए ऊपर, है ना जी, डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो होता है ना वो लॉन्ग होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तीसरा,
अभी कोई चीज, कोई बंदा अगर मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है तो मेरे को लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, भाई तू कम इंटरेस्ट पे भी ले जा, बस लोन ले जा, मेरे को प्रॉफिट देता रहिए बस, सिंपल। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना बेसिकली वो थोड़ा सा लो होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हो, लंबे समय के लिए लोन ले रहे हो, तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, बदले में कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिक्योरिटी, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, डिपॉजिट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की नीड नहीं होती, आप जाओ उठाओ और उसके बाद पैसा लेके आ जाओ, सिंपल सा इतना, बहुत अच्छे। तो ये डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में। अब चालू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम आता है रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे मैंने बताया, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक वाले आरबीआई से लोन लेते हैं, अगर आरबीआई को कभी जरूरत पड़ गई पैसों की, कह रहा भैया आरबीआई को कैसे जरूरत पड़ सकती है पैसों की, वो तो खुद पैसा छापती है, भाई कई बार आरबीआई को भी जरूरत पड़ जाती है पैसों की। तो अगर कभी आरबीआई को जरूरत पड़ गई पैसों की, तब वो कैसे करे, मैं बताऊंगा आगे क्यों जरूरत पड़ती है, लेकिन बताता हूं आगे, बताऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ती है आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि आरबीआई को अगर जरूरत पड़ गई लोन की, तो वो किससे लोन लेगी, तो वो लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, यानी जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनसे, सिंपल सर। तो कमर्शियल बैंक जिनको पहले आरबीआई ने लोन दिया था उन्हीं से लोन ले लेती है, तो आरबीआई लोन लेती है कमर्शियल बैंक से और बदले में उसको क्या देती है, इंटरेस्ट, वही 5% 10% जो भी इंटरेस्ट रेट होगा बस। और उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स समझ रहे हो ना, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या था कि कमर्शियल बैंक लोन ले रहे थे आरबीआई को, फिर इंटरेस्ट दे रहे थे, रिवर्स मतलब उल्टा। तो इस बार लोन ले रही है आरबीआई और उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक्स को, सिंपल। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, इट इज अ रेट, वही डेफिनेशन लिख दो, इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक, आरबीआई की जगह क्या आएगा यहाँ पे, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई, सिंपल। फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म कुछ नहीं लिखना आपको, बस इतना लिखना है, आपका टॉपिक खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। और यहां पे खत्म होता है आपका ये 3 टॉपिक। आगे चालू करते हैं, अब आती है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स करने से पहले एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। हाँ जी शुरू है, चलिए। अब बात आती है क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अभी मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है समझिए। आपने देखा होगा कभी के बार अगर बैंक से आप कभी लोन लेने गए, जैसे मैं कभी बैंक से लोन लेने गया था एक बार, तो मेरे को चाहिए था 10 लाख रुपए का लोन। कितने का लोन चाहिए, 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो बैंक वाले कहने लगे सर आपकी शक्ल देख के तो लोन दिया नहीं जाएगा, बदले में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ेगा आपको। मैंने बोला ठीक है। मेरे पास 3 जमीन है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास 3 तरह की प्रॉपर्टी है। एक मेरे पास जमीन है 5 लाख रुपए की, एक मेरे पास जमीन है 10 लाख रुपए की, एक मेरे पास जमीन है 15 लाख रुपए की। मेरे को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैंने 5 लाख रुपए की जमीन लेके चला गया कि ये लो मेरी 5 लाख रुपए की जमीन और मेरे को 10 लाख का लोन दे दो। बैंक वाले कहेंगे है पागल है। आप खुद सोचो सर, 5 लाख रुपए की जमीन में दूंगा और कोई मेरे को 10 लाख का लोन दे देगा। सोचो मैं 10 लाख का लोन लेके भग गया पैसा लेके, तो बैंक वालों को लॉस नहीं हो जाएगा, खाली 5 लाख रुपए तो रिकवर कर पाएंगे मेरी जमीन बेच के। सिंपल बात है ना, बहुत अच्छे, ठीक। तो बात क्या आती है कि बैंक वाले एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं जब भी हमारी एसेट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है हमारे लोन के अमाउंट से। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 10 लाख की जमीन थी, मैं 10 लाख रुपए लेके चला गया। 10 लाख की जमीन है भाई, 10 लाख रुपए तो दे दो लोन पे। बैंक वाले कहेंगे नहीं भाई 10 लाख की जमीन पे 10 लाख का लोन मिलेगा ही नहीं। मैंने बोला अब क्यों नहीं दे रहे, कह रहे भैया अगर आप 10 लाख रुपए लेके भग गए तो हम आपकी जमीन से पैसे रिकवर करेंगे, तो कितने पैसे रिकवर होंगे, बस खाली 10 लाख रुपए जो आप लेके भगे थे, बस वो। हम आपको लोन किस लिए दे रहे, ताकि हम ब्याज कमा पाए, या उस पैसे पे ब्याज भी तो मिलता, हमें उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते। तो जमीन पे अगर मान लो 10 ही लाख रुपए मिलेंगे हमें, तो प्रॉफिट कहां गया हमारा। और ऊपर से जरूरी थोड़ा 10 लाख की जमीन 10 लाख में बिके, क्या पता 8 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में बिके, तो 2-3 लाख का तो हमारा वैसे ही नुकसान हो जाएगा, समझे। इस वजह से 10 लाख की जमीन पे भी आपको 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला फिर क्या 15 लाख की, कहने लगे हाँ 15 लाख की जमीन लेके आओगे तब हम आपको 10 लाख का लोन देंगे। मैंने बोला 5 लाख का प्रॉफिट, कहने लगे हाँ, क्योंकि अगर जमीन की वैल्यू गिरी भी तो 1-2 लाख रुपए गिरेगी, 12-13 लाख रुपए बैंक वालों को मिल जाएंगे अपने ब्याज मिला के। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, ये जो 15 लाख रुपए की इन्होंने जमीन मांगी 10 लाख रुपए का लोन देने के लिए, यानी कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन इन्होंने अपने पास रखा, पूरे 5 लाख रुपए का। और इसी मार्जिन को, इसी प्रॉफिट को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट।
तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं एसेट एंड द लोन प्रोवाइडेड ऑन दैट एसेट। तो जो डिफरेंस ये क्या है? ये डिफरेंस है जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू का। एक सेकंड भाई, बाहर से शोर ज्यादा आ रहा है, चलो कोई नहीं, शांत हो, एक सेकंड भाई। हाँ जी, श्योर है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी आपने लोन लिया और जो आपकी एसेट की वैल्यू थी, उनको जो बीच का डिफरेंस होता है, उसी को डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लोन प्रोवाइडेड ऑन द एसेट, दैट एसेट, उस एसेट पे लोन जितना भी प्रोवाइड किया है उस एसेट की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने बोल दिया, आप आराम से लिखो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट एंड द लोन प्रोवाइडेड ऑन दैट एसेट। बस इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है, आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई। दूसरा अगला टॉपिक आता है ओएमओ। अब भैया ये ओएमओ क्या है? ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। भैया क्या कह रहे हो? आरबीआई खुले बाजार में बैठ के ऑपरेशन करना चालू कर देगी किसी पेशेंट का? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है वो खरीदेगी या फिर बेचेगी ओपन मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कई बार गवर्नमेंट जो है वो रेलवे बेच देती है, एलआईसी की जो शेयर्स है वो बेच देती है। तो मतलब क्या होता है इनका कि जो गवर्नमेंट है ना उसके पास पावर है कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है यानी पब्लिक की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो पब्लिक में इशू कर सकती है, बेच सकती है। सिंपल। तो जिस तरीके से वो बेचती है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपने नोटिस किया होगा कई बार गवर्नमेंट आपकी जमीनें खरीद लेती है, होते हैं ना, खेत वेत आपके खरीद लिए, रोड बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए आपकी जमीनें गवर्नमेंट ने कब्जा कर ली या फिर गवर्नमेंट ने खरीद ली, बदले में मुआवजा भी देती है, वो अलग बात है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, संपत्तियों को या तो खरीदती है या फिर अपनी संपत्तियों को पब्लिक को बेचती है। सिंपल, बहुत सिंपल था, आराम से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आता है मोरल सुएशन। तीसरा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में कुछ नहीं होता कि देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना है। तो मोरल सुएशन का मतलब होता है देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिससे लोगों को पता चले कि इन्फ्लेशन किस कारण की वजह से होता है, डिफ्लेशन किस कारण की वजह से होता है, ताकि पब्लिक भी कंट्रीब्यूट कर पाए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। समझ में क्या? यहाँ पे हो गए हमारे सारे के सारे टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे कंसेप्ट खत्म। सिंपल। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्या रिवीजन कर लेना, आपका पूरे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ये जो पूरे टॉपिक्स खत्म हुए हैं इनसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है वो हम सीखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है जी। मुझे ऐसा आता जब आप पहले करते हो ना कि भैया आपने तो आपके बोलने से पहले कर रखा था सब्सक्राइब, तो दिल खुश हो जाता है बस खाली। ठीक है जी। तो अगर टाइम मिले तो कर दियो आराम से, या फिर कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब कर दियो आराम से, ना मिला कोई बात नहीं, आराम से, कहीं नहीं जा रहे, अम्मी यही है, आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। अच्छा एक सेकंड और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। पूरी बुक के आपके एक बार में नोट्स मिल जाएंगे, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। 50 से 70 के पेज के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे आराम से, और ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, 150 से 200 के बीच में अमाउंट होता है। क्या पता आप डिस्काउंट चल रहा है उस टाइम पे, अगर आपने कांटेक्ट किया हो तो फिर आप चेक कर लेना अपने आप, बस कांटेक्ट करके एक बार पक्का चेक कर लेना कि क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। ठीक है जी। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। बाय बाय।